डाइंग डिक्लेरेशन पत्थर की लकीर होता है। लेकिन इसके बावजूद हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, वो कहते रहे कि नहीं, लड़की झूठ बोल रही है, कोई बलात्कार नहीं हुआ। और उन्होंने ये पब्लिकली बयान दिए। जो पुलिस के अधिकारी थे, उन्होंने भी इस तरह के बयान दिए और फिर वो लड़की सफदरजंग हॉस्पिटल में खत्म हो गई, उसकी मौत हो गई। और उसके शव को लेकर के वापस उसका बाप शायद उस गाड़ी में बैठा हुआ था, लेके आए गाँव। और गाँव में मतलब मैं समझती हूँ कि जो अपराधियों के साथ थे लोग वो ज़्यादा थे, इनके साथ भी कुछ लोग थे, आधी रात थी, तो पुलिस ने उसका शव जा ज़बरदस्ती परिवार से ले लिया और उसको पेट्रोल डाल कर के फूँक दिया। जिनकी घर की बेटी के साथ ये घटना घटी और जो मर भी गई, वो परिवार कैद में है। और जो लोग कोर्ट से छूटे, वो तो घूम रहे हैं, मौज कर रहे हैं। पता चला है कि उनके लिए काफ़ी चंदा भी इकट्ठा किया गया और वो अपना पक्का घर दूसरी जगह भी बना रहे हैं और वहीं रहते हैं। अब इन लोगों की क्या स्थिति, हम लोग गए घर में, तो ये एक तो ये लोग बहुत खुश थे। ये हम लोगों से कह भी सकते थे कि इतने दिन आप लोग कहाँ थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा, ये लोग खुश थे। इन्होंने हम लोग के बारे में थोड़ा बहुत सुन भी रखा था। तो इन्होंने अपनी फिर जो आप बीती सुनाई। उन्होंने कहा कि जब ये घटना घटी, तो हमारे ऊपर बहुत खतरा था। गाँव में केवल जैसे कि कहा 3-4 वाल्मीकि घर हैं, 2-3 ब्राह्मणों के घर हैं और बाकी सब ठाकुर हैं, सब। और आस-पास के इलाके में भी लोग इनकी वो जाति जो है काफ़ी प्रभावशाली है। तो वो सब वहाँ आ गए और वहाँ उन्होंने मीटिंगें की, उन्होंने मतलब हथियार लेकर के प्रदर्शन किए, उनके ऊपर कोई रोक-टोक नहीं। और जो लोग इनसे मिलने आ रहे थे, उनके लिए दफ़ा 144 थी। इन्होंने कहा कि इनके बाबा के ऊपर भी यही जो ठाकुर परिवार है, संदीप सिंह जो अभी भी 304 में बंद है, उनके बाबा ने उनको मारा था। लेकिन खैर कुछ भी नहीं हुआ। फिर उनके ही परिवार के लोगों ने ओम प्रकाश के बाप को भी मारा। मतलब उसकी उँगलियाँ काट दी और उसका सर फोड़ दिया। और इन लोगों ने कुछ थोड़ी बहुत कोर्ट कचहरी की होगी, तो ठाकुरों ने इन लोगों को बुला करके या इनके जो साक्ष्य थे उनको बुला करके 1 किलो जलेबी खिला करके समझौता कर लिया, मुकदमा वापस ले लिया। हाथरस नाम सुनते ही कांप जाते। 3 वर्ष 4 महीने लोअर कोर्ट से जजमेंट भी आया, एक को उम्र कैद और 3 आरोपी छूट गए। 3 वर्ष 4 महीने बाद उस पीड़ित परिवार की क्या हालत है, इस एपिसोड में यही जानने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। सुभाषिनी अली जी, लगातार आप अम्बेडकर नामा पर उनको सुनते रहते हैं। अभी वो हाथरस गई थी, पीड़ित परिवार से मिली है। क्या है हाल? क्या नाकेबंदी में है? क्या सुविधा मिल रही है, नहीं मिल रही है? न्याय हुआ या न्याय हुआ दिखा भी? क्या है मामला? ये समझने की कोशिश करेंगे। स्वागत है मैम। जी। रतनलाल जी, पहले तो मैं आपसे ये कह दूँ कि अ, कई पिछले 2-3 सालों से जी। जिसको कहना चाहिए आत्मग्लानि से हम लोग भरे हुए हैं कि इतनी बड़ी घटना उत्तर प्रदेश में हुई। शुरू में हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, जब वो फैसला आया कोर्ट का फिर किया। लेकिन चूँकि अ, प्रशासन की तरफ से और जो गाँव में जो ख़ास तौर से ठाकुर वर्ग के लोग हैं, वो इतना हल्ला मचाते थे, इतना मुश्किल कर देते थे वहाँ जाना, तो फिर वो टलता गया। लेकिन ये हुआ कि अब जाना ही है, तो 2 दिन पहले वृंदा करात और मैं वहाँ गए। और आप बिहार के हैं, आपने भी नाम सुना होगा, हम लोग सब हाथरस को तो काका हाथरस के साथ ही हाथरस। जोड़ के जी, जी। देखते हैं, हँसी-मज़ाक के साथ। लेकिन अ, ये जो नया निज़ाम वहाँ पे कायम है, जो ये नए तरीके की राजनीति वहाँ पर हावी है, ऐसा नहीं है कि पहले जातिगत
उत्पीड़न नहीं होता था, जातिवाद नहीं था, वो था। लेकिन अब जिस तरह से उसमें उभार आया है और जिस तरह से लोगों को ये बताया जा रहा है कि इस तरह से जाति उन्माद के चलते आपको कुछ भी करने की सिर्फ इजाज़त ही नहीं है, लेकिन अगर आप दूसरों का, ख़ास तौर से दलितों का उत्पीड़न करते हैं, तो आप नायक हैं समाज के। तो ये वहाँ पर देखने को मिला। मतलब बिल्कुल वही स्थिति जो बिल्किस बानो के साथ जिन लोगों ने अपराध किया, उसके परिवार के साथ, उनके छूटने पर जिस तरह से उनका मतलब स्वागत किया गया, आवभगत किया गया, उसी तरह से हम लोगों को यहाँ भी पता चला कि क्या हुआ था पिछले साल, जब होली से कुछ ही दिन पहले वो जो 4 अपराधी जिनको जिनके ऊपर सामूहिक बलात्कार और फिर हत्या का आरोप था, उसमें से जज साहब ने 3 को बरी कर दिया और जो चौथा था उसको अ, बिना साजिश की हत्या मतलब मैनस्लॉटर जिसको कहते हैं 304 की दफ़ा, कहा कि उसी के वो अपराधी हैं और उनको उसी में जेल में रखा गया है, तो निश्चित रूप से कुछ ही दिन बाद उनके भी छूटने की संभावना है। ख़ैर, हम लोग जब वहाँ पर पहुँचे तो वो जो घर है इन लोगों का मैं आपको बता दूँ थोड़ा-सा कि थोड़ा इतिहास में भी जानने की ज़रूरत है। ये यहाँ पर इस गाँव में 3 या 4 वाल्मीकि परिवार हैं और वो जी, एक-दूसरे के रिश्तेदार हैं और इनको इनमें से कइयों को आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले सरकारी नौकरियों का लाभ भी मिला, तो ये यहाँ से गए और इन्होंने फिर अपने कच्ची मड़इयों को थोड़ा पक्का भी कर दिया। जो ये परिवार है उनके पास एक भैंस है, जो इनके बाबा यानी अ, परिवार के लोग हैं, उनके 2-3 भैंसें हैं। लेकिन जो कुछ भी इनको मिला, वो जब आरक्षण थोड़ा बहुत लागू हो रहा था, तब उस ज़माने में मिला। अब ये गाँव छोड़ के गए क्यों? मैं इसी के साथ ये घटना घटी। इनके जो बाप हैं ओम प्रकाश, ये कलकत्ते गए, आसनसोल गए और वहाँ पर इनको नौकरी मिली, वहाँ इन्होंने काम किया। लेकिन वो बता रहे थे कि ये गए क्यों? इन्होंने कहा कि इनके बाबा के ऊपर भी यही जो ठाकुर परिवार है, संदीप सिंह जो अभी भी 304 में बंद है, उनके बाबा ने उनको मारा था। लेकिन खैर कुछ भी नहीं हुआ। फिर उनके ही परिवार के लोगों ने ओम प्रकाश के बाप को भी मारा। मतलब उसकी उँगलियाँ काट दी और उसका सर फोड़ दिया। और इन लोगों ने कुछ थोड़ी बहुत कोर्ट कचहरी की होगी, तो ठाकुरों ने इन लोगों को बुला करके या इनके जो साक्ष्य थे उनको बुला करके 1 किलो जलेबी खिला करके समझौता कर लिया, मुकदमा वापस ले लिया। और उसके बाद फिर ये ओम प्रकाश चले गए आसनसोल, वहाँ उन्होंने उनको सरकारी नौकरी मिली, वो तो कहते हैं कि वहाँ तब ज्योति बसु की सरकार थी और हम लोग सब लाल झंडे वाले बन गए। ये बात और वो कहते हैं हमारे बाप भी लाल झंडे के साथ जुड़े हुए थे, उस समय वहाँ था हाथरस में थोड़ा बहुत। खैर, तो उनकी कमाई से इनका घर थोड़ा-सा पक्का हो सका और इनके बच्चों को थोड़ी बहुत तालीम मतलब शिक्षा भी मिल सकी और इनके पास 1 भैंस है, 3 बीघा ज़मीन है, इनके पास दरअसल तो 5.5 बीघा है, लेकिन इनका कब्ज़ा केवल 3 बीघा पर है, बाकी सब हथिया लिया गया है। तो इस वजह से आप समझ लीजिए हम लोगों को जब पता चला तो ये समझ में आया कि ये उत्पीड़न की कहानी कितनी लंबी है और जो सबसे बड़ी दुःख की बात है, कुछ भी बदला नहीं है। पहले 1 किलो जलेबी खिला करके समझौता हो गया और अब परेशान करके, दिवालिया करके एक स्थिति पैदा की जा रही है कि पीड़ित पक्ष लड़ाई लड़ ही ना पाए। अब वहाँ पर जब हम लोग पहुँचे मैं आपको बताऊँ, तो 13 सीआरपीएफ के लोग वहाँ पर तैनात हैं। इनके घर के सामने और इनके घर की छत के ऊपर, क्योंकि जो एक छोड़ा गया है, उसका नाम लव कुश है, उसका घर और इनका घर पीछे से मिला हुआ है। आप सोचिए कि ये किस तरह से आतंक के साए में जीते हैं। तो सीआरपीएफ है। हमने देखा कि छत के ऊपर भी सीआरपीएफ के लिए एक तंबू है वहाँ पर, उसमें भी 3 लोग हैं।
हर वक़्त उनके मतलब बंदूकें रेडी रहती हैं क्योंकि एक जो छूटा हुआ है लवकुश, उसका घर इन लोगों के घर से मिला हुआ है। तो ये लोग आतंक के साए में रहते हैं, आप सोचिए ज़रा। और जब वो छूट के आया तो निश्चित रूप से और भी ज़्यादा खतरा बढ़ा, तो ऊपर भी उनके लिए एक तम्बू लगा दिया गया है। लेकिन स्थिति क्या है? मतलब दंडित कौन हो रहा है, कैद में कौन है और छुट्टा कौन घूम रहे हैं, मौज कौन कर रहे हैं। जिनकी घर की बेटी के साथ ये घटना घटी और जो मर भी गई, वो परिवार कैद में है और जो लोग कोर्ट से छूटे, वो तो घूम रहे हैं, मौज कर रहे हैं। पता चला है कि उनके लिए काफ़ी चंदा भी इकट्ठा किया गया और वो अपना पक्का घर दूसरी जगह भी बना रहे हैं और वहीं रहते हैं। अब इन लोगों की क्या स्थिति, हम लोग गए घर में, तो ये एक तो ये लोग बहुत खुश थे। ये हम लोगों से कह भी सकते थे कि इतने दिन आप लोग कहाँ थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा, ये लोग खुश थे। इन्होंने हम लोग के बारे में थोड़ा बहुत सुन भी रखा था। तो इन्होंने अपनी फिर जो आप बीती सुनाई। उन्होंने कहा कि जब ये घटना घटी, तो हमारे ऊपर बहुत खतरा था। गाँव में केवल जैसे कि कहा 3-4 वाल्मीकि घर हैं, 2-3 ब्राह्मणों के घर हैं और बाकी सब ठाकुर हैं, सब। और आस-पास के इलाके में भी लोग इनकी वो जाति जो है काफ़ी प्रभावशाली है। तो वो सब वहाँ आ गए और वहाँ उन्होंने मीटिंगें की, उन्होंने मतलब हथियार लेकर के प्रदर्शन किए, उनके ऊपर कोई रोक-टोक नहीं। और जो लोग इनसे मिलने आ रहे थे, उनके लिए दफ़ा 144 थी। उनको धक्के दे के हटाया जाता, जयंत चौधरी को भी धक्के मिले और ये सब वहाँ स्थिति थी। इसके बावजूद इन लोगों ने अपनी मतलब लड़ाई को छोड़ा नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। फिर उन्होंने बताया कि जो पुलिस लगी थी वहाँ, वो पुलिस से भी उनको लगा कि बहुत खतरा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी लगाई और फिर सीआरपीएफ वहाँ लगा दी गई। अच्छा, जो घटना के बाद जो हुआ, मतलब इतना वो जब निर्भया कांड हुआ था, तो जस्टिस वर्मा ने तमाम लोगों के साथ मिलकर के जो बलात्कार का कानून है, उसको बहुत अ, पुख्ता बनाया, उसको बहुत मज़बूत बनाया, प्रभावशाली बनाया, लेकिन उसका फ़ायदा किसको मिल रहा है? ये हम लोगों के लिए सोचने की बात है। हम लोग जो एक्टिविस्ट हैं, लड़ते हैं, ये कानून में करो, वो कानून में करो, हो गया, लेकिन कानून को लागू करने वाले लोग कौन हैं? अगर हुँ, कानून को लागू करने वाले ये मनुवादी सोच के लोग हों, तो फिर क्या न्याय मिलने वाला है? अब आप सुनिए क्या हुआ। जब वो लड़की अ, मतलब अस्पताल में थी, उसने जब उसको उसकी माँ ने खेत में पाया, तो उसकी ज़बान को भी काटा था। तो उसको बोलने में बहुत दिक्कत हो रही थी और वो बेहोशी की स्थिति में थी। उसको किसी तरह से माँ माँ लाद करके पुलिस के थाने ले गई। वहाँ उसको एक पत्थर की के ऊपर लिटाया गया और वो पुलिस वाले अपने तरीके से लिख रहे हैं, चाय पी रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और बार जब भी लड़की को थोड़ा होश आता था, तो पूछते थे, "क्या हुआ तुम्हारे साथ, क्या हुआ?" अब वो आप जानते हैं, हमारे यहाँ लोग कहते हैं, "हमारे साथ गलत हुआ।" तो उसने कहा, "हमारे साथ गलत हुआ।" अब इसको अगर आप ये मतलब निकालना चाहें तो उसने ये कहा नहीं कि मेरे साथ बलात्कार हुआ। वो कैसे कह सकती थी? बार-बार वो कहे कि मेरे साथ गलत हुआ और वो कहे कि बाद में उन्होंने कहा कि भाई बलात्कार की बात तो उसने कही नहीं। माँ के साथ भी माँ ने भी नहीं कहा। तो हमारे यहाँ महिलाओं के लिए ये कहना कि मेरे साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, आप समझ सकते हैं जो समाज में लोग रहते हैं वो समझ सकते हैं कितना कठिन है। माँ ने भी कहा मेरी बेटी के साथ बहुत गलत हुआ है। लेकिन वहाँ पुलिस वाले भी थे, 2-3 पत्रकार टाइप के लोग आ गए, अ, उनके भाई भी वहाँ खड़े थे, तो निश्चित रूप से इसी भाषा में उन लोगों ने अपनी बात को कहा। पत्रकारों से भी इस लड़की ने कहा, उनका इंटरव्यू मौजूद है कि मेरे साथ गलत हुआ और एक का नाम भी लिया संदीप सिंह का जो इस मामले में सबसे आगे था। खैर, उसके बाद इसकी डॉक्टरी नहीं करवाई पुलिस वालों ने। इसको सीधे वहाँ जो अस्पताल था वहाँ ले गए, वहाँ मतलब इसके जो प्रमाण होते हैं, वो सब धुल दिए गए, उसके कपड़े भी धुल दिए गए, कपड़े भी बदल दिए गए। इसका बाप इधर से उधर भटकता रहा, फिर कुछ
मिले इनको, जो दलित समाज के लोग कुछ न्याय के लिए लड़ते हैं, उन्होंने इसकी मदद की। फिर बड़ी मुश्किल से वो एफआईआर हुई और इस लड़की को वहाँ ले गए, जो जवाहरलाल नेहरू अस्पताल है अलीगढ़ में। अब वो डॉक्टर्स मुसलमान थे, उन्होंने इसकी जाँच की और उन्होंने कहा कि बलात्कार की पूरी संभावना है, इसके घाव और इसकी शारीरिक स्थिति को देखते हुए। उनको भी सस्पेंड किया थोड़े दिनों के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने। उसके बाद फिर जब बहुत हो हल्ला मचा, तो उसको सफदरजंग हॉस्पिटल लेकर के आए। लेकिन उसकी जो डाइंग डिक्लेरेशन है, वो वहीं यूपी के एक मजिस्ट्रेट के सामने हुई और उसमें उसने इन चारों लोगों के नाम लिए। और हमारे देश में डाइंग डिक्लेरेशन पत्थर की लकीर होता है, लेकिन इसके बावजूद हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, वो कहते रहे कि नहीं, लड़की झूठ बोल रही है, कोई बलात्कार नहीं हुआ। और उन्होंने ये पब्लिकली बयान दिए, जो पुलिस के अधिकारी थे, उन्होंने भी इस तरह के बयान दिए और फिर वो लड़की सफदरजंग हॉस्पिटल में खत्म हो गई, उसकी मौत हो गई और उसके शव को लेकर के वापस उसका बाप शायद उस गाड़ी में बैठा हुआ था, लेके आए गाँव। और गाँव में मतलब मैं समझती हूँ कि जो अपराधियों के साथ थे लोग, वो ज़्यादा थे, इनके साथ भी कुछ लोग थे, आधी रात थी, तो पुलिस ने उसका शव जा ज़बरदस्ती परिवार से ले लिया और उसको पेट्रोल डाल कर के फूँक दिया। तो ये जो आज लोग कह रहे हैं कि ये जो हिंदुत्ववादी हैं, ये हिंदू धर्म को नहीं मानते। तो इससे तो ये बात सामने आती है कि भाई, हिंदू धर्म में रात को तो कोई शव जलाया नहीं जाता है। वो तो जो रीति-रिवाज होते हैं उसके हिसाब से जलाया जाता है। लेकिन पुलिस ने आधी रात में उसको पेट्रोल डाल कर के जला दिया और उसके बाद जैसा कि मैंने कहा, इस परिवार का उत्पीड़न खत्म नहीं हुआ और वो लोग तो अरेस्ट हुए, लेकिन फिर सीबीआई जाँच कराई गई, क्योंकि इतना विरोध हो रहा था पूरे देश में। और सीबीआई ने अपनी चार्जशीट में बलात्कार की बात भी की है, तमाम बातें की हैं। इसी बीच में जो लखनऊ में हाई कोर्ट का बेंच है, उसने संज्ञान लिया और कहा कि इनको 25 लाख रुपए की मदद और एक नौकरी सरकारी इनके परिवार के एक को मिलनी चाहिए और इनको इधर से दूर सरकार की तरफ से एक मकान भी मिलना चाहिए रहने के लिए, ताकि ये सुरक्षित रहे। अब आप सोचिए कि 25 लाख तो सरकार ने दे दिए और कुछ नहीं किया। लेकिन अब इस परिवार की स्थिति क्या है? उस 25 लाख में उनका 4 साल से गुज़ारा हो रहा है। एक दादी हैं, एक बाप है, एक माँ है, 2 भाई हैं, 1 भाभी हैं और 3 बच्चे हैं। इन सब का गुज़ारा उसी पर हो रहा है। इतना ही नहीं, ये जो दोनों भाई हैं, ये दोनों छोटी-मोटी नौकरी करते थे। अब तो वो घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है कि जहाँ भी ये जाएँगे, सीआरपीएफ इनके साथ जाएगी। आप सोचिए, जब ये अपने खेत पर जाते हैं, तो 3 सीआरपीएफ के जवान भी इनके साथ जाकर वहाँ खड़े होते हैं। तो अगर ये कहीं भी जाते हैं, तो इनको किराए की गाड़ी करनी पड़ती है, उसका पैसा इनको खुद देना पड़ता है, तब ये सीआरपीएफ के लोग उनके साथ बैठ कर के जाते हैं। तो नौकरी करना तो अब इनके लिए असंभव है। सरकार की नौकरी मिली नहीं है और ये लोग घर में बैठे हुए हैं। जो बड़ी लड़की थी सत्येंद्र नाम के भाई की, वो अपनी नानी के पास रहती है ताकि वहाँ वो स्कूल जा सके। 2 छोटे बच्चे हैं, एक तो उसी समय कुछ ही दिन का था जब ये कांड हुआ है। अब ये स्कूल जाने लायक हो गए हैं, लेकिन ये स्कूल जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि बिना सीआरपीएफ के कोई घर से निकल नहीं सकता है। अब आप सोचिए कि इस हालत में ये लोग ये मुकदमे लड़ रहे हैं। एक मुकदमा हाथरस के कोर्ट में चल रहा था, एक मुकदमा लखनऊ हाई कोर्ट में चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया, तो वहाँ भी जाना पड़ता था और अ, इनकी हालत कैदियों की है। अब आप सोचिए कि अब क्या हो रहा है इनके साथ? उत्तर प्रदेश की सरकार, मतलब बिल्किस बानो के केस में जिस तरह से गुजरात की सरकार पेश आई,
ठीक उसी तर्ज पे उत्तर प्रदेश की सरकार पेश आ रही है। एक तरफ तो वो हिंदू एकता और हिंदुओं के अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन दलितों के साथ उनका जो रवैया है उसमें और अल्पसंख्यकों के साथ जो उनका रवैया उसमें कोई अंतर नहीं है। अगर ये मामला उल्टा होता, अगर किसी ऊंची जात की लड़की के साथ कोई मुसलमान या कोई ओबीसी या कोई दलित ये करता, तो अब तक तो उसके घर पर बुलडोजर चल गया होता, उसको खूब पीट करके बंद कर दिया गया होता, सरकार मुकदमा लड़ रही होती और फांसी की सजा की मांग करती। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा हो रहा है। अब आप देखिए इस बीच में क्या हुआ है। 3 बातें मैं बताना चाहती हूँ। एक तो जब हाथरस के कोर्ट में एससी-एसटी कोर्ट में जो फास्ट ट्रैक कोर्ट था, ये मामला चल रहा था, तो एक दलित वर्ग का मजिस्ट्रेट था। लेकिन जो अपराधियों की तरफ से वकील थे, वो दबंग किस्म के लोग हैं। वो लोगों को कोर्ट के अंदर लेके जाते थे, वो गालियाँ देते थे, वो धमकियाँ देते थे। सीमा कुशवाहा जी जो बड़ी बहादुर महिला वकील हैं, वो पीड़ित पक्ष की वकील थी। उन्होंने एक बयान भी दिया कि जब हम लोग वहाँ जाते हैं, तो हमको थ्रेटन किया जाता है और वहाँ पर कोर्ट के अंदर भी ये लोग हंगामा करते हैं, वो मजिस्ट्रेट कुछ कर ही नहीं पाता है। तो ये कौन-सा राज है? ये कौन-सी न्यायपालिका है? ये कौन से न्यायालय है, जहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है? और दूसरी बात, हम लोग जब कहते हैं कि मतलब अ, म जो सहजाति हैं, वो एक-दूसरे की मदद करते हैं या एक साथ खड़े होते हैं। लेकिन यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जो मैजिस्ट्रेट थे, वो दलित थे, लेकिन वो जिन्होंने जो फैसला दिया, उससे क्या ज़ाहिर होता है? इसके अलावा जो उस इलाके के हाथरस के एमपी हैं, दिलेर, वो बीजेपी के हैं, वो वाल्मीकि समाज के हैं। वो कभी इन लोगों से मिलने ही नहीं आए और जब उनसे किसी ने पूछा कि भाई क्या हो रहा है? कहने लगे, "अरे 25 लाख तो उनको दे दिया, अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? क्या कर सकती है सरकार?" इनके बारे में मशहूर है कि ये अपना ग्लास साथ में लेके चलते हैं, क्योंकि जिन घरों में ये जाते हैं, पसंद करते हैं जाना, वहाँ उनको अपने ग्लास में वो लोग ना चाय देंगे, ना पानी, तो ये अपना ग्लास खुद लेकर के जाते हैं और उसी ग्लास को देते हैं, उसमें उनको पानी मिलता है, उसमें उनको चाय मिलती है। तो ये तो उनका हाल है। वहाँ के जो विधायक हैं, एक विधायक हैं, वो भी दलित हैं लेकिन इनकी बिरादरी के नहीं हैं। उनका भी कोई मतलब नहीं इन लोगों से। बाकी जो हैं वो तो पूरी तरह से मतलब अपराधियों के साथ ही हैं। तो ये जो हम लोग कभी-कभी ये कहते हैं कि हमारे समाज के लोग वहाँ पहुँच जाएँगे, हमारे समाज के लोग वहाँ बैठ जाएँगे, तो फिर न्याय मिलेगा, ये होगा। लेकिन जब तक समाज के रिश्तों को हम नहीं बदलेंगे, समाज में जो पावर का संतुलन है, शक्ति का जो संतुलन है, वो नहीं बदलेगा। जब तक हम लोगों की विचारधारा के बारे में नहीं समझेंगे, कि उसका भी बहुत बड़ा मतलब असर होता है कि उनकी सोच के ऊपर, उनके काम करने के तरीके के ऊपर, तो केवल हम ये सोचेंगे कि हमारी जात का हो जाए तो हमारे साथ न्याय होगा, हमारी जात का मंत्री बन जाए तो हमारे साथ न्याय होगा, ये सब बिल्कुल हम लोग को समझ लेने चाहिए, बेकार की बातें हैं। जब तक हम ये शक्ति का संतुलन नहीं बदलेंगे, जब तक हम विचारधारात्मक लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक ये सिर्फ़ कुछ लोगों को इधर-उधर बिठा करके जी, न्याय संभव है। ये जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, पहचान की राजनीति है, इसकी बहुत सीमाएँ हैं और उन जी, सीमाओं को पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ इन लोग हमने ये सारी बातों तो इस परिवार से ही जाना, ये उनका अनुभव है। वो कहते हैं कि पिछले 2-3 साल से तो हमसे कोई मिलने नहीं आया। शुरू-शुरू में चंद्रशेखर आज़ाद आए थे, उन्होंने हमारे यहाँ वो लगवाया ये बिजली चलाने के लिए क्योंकि बिजली चली जाती है, उन्होंने हमारा साथ दिया और उसके बाद फिर कोई नहीं आया। जो समाज में लोग लड़ते-भिड़ते हैं वो भी नहीं आए और अब उनके पास एक दूसरे वकील हो गए हैं। तो अब क्या हो रहा है? पिछले साल वो फैसला आ गया
उस SC/ST कोर्ट का, और उस फैसले में ये हुआ कि कोई रेप नहीं हुआ। यानी मैजिस्ट्रेट साहब कह रहे हैं कि रेप नहीं हुआ। उनके सामने लड़की का बयान है, उनके सामने मेडिकल है, उनके सामने जो जिस हालत में वो लड़की खेत के अंदर माँ को मिली, वो सारी चीज़ें उनके सामने हैं, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कह दिया रेप नहीं हुआ। और माफ़ कीजिएगा, वो भी दलित समाज के ही थे। अब क्यों उन्होंने ऐसा किया, ये तो मैं नहीं कह सकती। लेकिन इन परिवार के उनका लोगों ने, डिसीजन को चुनौती दिया गया, उनके डिसीजन को चुनौती दिया गया है ना हाई कोर्ट में। हाँ, नहीं, मैं बता रही हूँ, परिवार के लोगों से हमने पूछा, उन्होंने कहा, अरे वो उनको इतना भयभीत कर देते थे ये लोग, कि वो तो बिल्कुल बेचारे बोल नहीं पाते थे। ये लोग वहाँ खड़े, वहाँ खुल के गालियाँ देते थे, ऐसा लगता था नशे में भी आए हैं, हर तरह की धमकी उनको मिलती थी। और फिर जब ये फैसला उन्होंने सुनाया 3 लोगों के बारे में, तो जो इनके साथ लोग थे, यानी पीड़ित परिवार के साथ, उन्होंने हल्ला मचाया, तो उन्होंने कोर्ट को अजर्न कर दिया। और अजर्न करने के बाद जब फिर से कोर्ट उन्होंने चालू किया, तो उन्होंने फिर उस एक संदीप सिंह को, जो मुख्य आरोपी था, उसको 304 में सजा सुनाई कि इन्होंने गैर इरादतन हत्या की है, इसलिए इनको 304 में सजा दी जाती है। तो ये तो है न्याय की स्थिति। और लोग कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में तो मतलब बिल्कुल न्याय का बोलबाला है, और योगी जी के समय में तो वो कहते हैं, क्या नाम है उनका, अमित शाह, कि एक लड़की 16 साल की पूरा ज़ेवर पहन करके 12 बजे रात को घूम सकती, कुछ भी नहीं होगा, डर खत्म हो गया है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई बिल्कुल इसके विपरीत है, कि अगर आप बीजेपी के समर्थक हैं, अगर आप उच्च जाति के हैं और उनके समर्थक हैं, तो आपके लिए डर खत्म हो गया है शायद। लेकिन अगर आप अल्पसंख्यक हैं, अगर आप बीजेपी के साथ नहीं हैं, अगर आप गरीब हैं, अगर आप दलित हैं, तो फिर आप आतंकित होने की स्थिति में जी रहे हैं। ये हम लोगों ने वहाँ देखा, और ये मेरा अपना भी अनुभव है कानपुर में और दूसरी जगहों पर। अब सुनिए क्या होता है। ये बेशरम उत्तर प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाती है कि हमसे जो कहा गया था इनकी मदद करने के लिए, अब तो फैसला आ गया है, तो हमको इससे इसकी माफ़ी दे दीजिए। अब इनको नौकरी देना और इनको घर देना, इससे हमको माफ़ी दे दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन अभी तक उन्होंने ना नौकरी दी है, ना घर दिया है। और जो सबसे बड़ी बात है, मैं चाहती हूँ कि लोग इसको सुने। इस तरह के केसेस में सरकार केस लड़ती है पीड़ित पक्ष की तरफ से। सरकारी वकील प्रोसिक्यूशन को लीड करता है। सरकार का दायित्व था इस फैसले के खिलाफ अपील करना इलाहाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन 6 महीने तक जब सरकार ने नहीं किया, तब इस परिवार को जाना पड़ा, वकील वहां पर खड़ा करना पड़ा। अब आप सोचिए, इनको लखनऊ जाना पड़ता है, सीआरपीएफ के लोगों को साथ में ले जाना पड़ता है, 12,000 की गाड़ी इनको करनी पड़ती है। ये इलाहाबाद जाते हैं तो करीब 14 या 15,000 की गाड़ी करनी पड़ती है, सीआरपीएफ के लोगों को साथ लेके जाना पड़ता है। दिल्ली आते हैं तो उनको 4-5 हजार की गाड़ी करनी पड़ती है, सीआरपीएफ के लोगों को साथ आना पड़ता है। अब एक गरीब परिवार जो नौकरी और काम से महरूम है इस समय, वो कैसे लड़ सकता है? SC/ST एक्ट में जहां तक मुझे मालूम है, ये प्रावधान है कि उस मुकदमे में आने जाने में वगैरह वगैरह सरकार को खर्चा उठाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ प्रशासन ने बिल्कुल मना कर दिया, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप अपनी गाड़ी कीजिए, आप अपना पेट्रोल भरिए, आप अपना देखिए। तो न तो सरकार ने अपील किया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, ना इनकी मदद हो रही है, ना एक नौकरी दी, और ना एक घर दिया है इनको हाथरस के बाहर। और ये समरसता की बात करते हैं, ये दलितों को लुभाने की बातें कर रहे हैं। दलित समाज के कुछ-कुछ लोगों को पकड़ करके उनको ओहदों पर रख करके कभी प्रेसिडेंट बना देते हैं, कभी कुछ बना देते हैं, कभी मंत्री बना देते हैं। वो पूरे के पूरे समाज के अंदर अपनी पैठ को बना रहे हैं, और जो तमाम धार्मिक आयोजन हैं, उनमें दलितों को आगे कर रहे हैं।
चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे वो दूसरा कुछ हो। हालाँकि राजस्थान से तो खबर आई है, गुजरात से, कि दलितों ने जो चंदा दिया था इस नए राम मंदिर के लिए, वो उनको लौटा दिया गया कि आपका चंदा भगवान राम को कबूल नहीं है। तो ये असलियत है। लेकिन उनका जो इस समय प्रचार चल रहा है दलित समाज के अंदर, उसके खिलाफ या उसकी सच्चाई क्या है और असलियत क्या है, वो तो इस परिवार की हालत को देख करके पता चलेगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं, भाजपा का जो काम है, ज्यादातर दलितों के बीच में जो उपजातियां हैं, उसमें वाल्मीकि, खटिक, पासी, उनके ऊपर उनका जोर है, उनका कंसंट्रेशन है, आज से नहीं बहुत दिनों से। और वो दलित रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन की बात भी करते हैं कि सब कुछ तो जो जाटव है उनको मिल गया, तुम लोगों को कुछ नहीं मिला, हम तुम्हारे लिए अलग से करेंगे। ये सब उनके नारे हैं। लेकिन ये तो वाल्मीकि परिवार है, इसका क्या हाल है भाजपा के राज में? अब आप सोचिए, जो सत्येंद्र है उसकी पत्नी बीमार हुई, उसको आगरा के हॉस्पिटल में ले जा करके भर्ती करना पड़ा, 1.5 लाख रुपया खर्च हुआ, क्योंकि सीआरपीएफ के 3 लोगों के लिए भी उनको एक कमरा लेना पड़ा उस अस्पताल में, गाड़ी करनी पड़ी आने जाने के लिए। अब वो कहते हैं हमने उस समय तो कर लिया, अब हम इसका इलाज कैसे करें, इसकी दवाएं हम कहाँ से लाएं? और वही एक महिला सीआरपीएफ है। को वापस सीआरपीएफ को वापस कर दें, सरकार को बोले सीआरपीएफ सुप्रीम को कोर्ट भी वापस अपना कर सीआर दे, मैं बताती हूँ क्या होगा, सुन लीजिए। मैं नाम तो उन लोगों का ले नहीं सकती हूँ, सीआरपीएफ के जवानों ने हम लोगों को बताया, मैम जिस दिन हम हट जाएंगे इनका एक भी सदस्य बचेगा नहीं जिंदा। इस गांव के अंदर इस तरह की बातचीत होती है, इस तरह की साजिशें रची जाती हैं। तो ये तो एक बुरी तरह से चक्रव्यूह में फंसे हैं। लेकिन हम लोगों ने भी तय किया है कि जो कुछ हम लोगों से हो सकता है इनको मदद करने के लिए, इनकी लड़ने की ताकत को बढ़ाने के लिए, वो हम करेंगे। और लोगों से भी हम अपील करते हैं कि बातों से अब काम नहीं चलेगा, आप लोग आगे आइए और मदद कीजिए। क्योंकि अब क्या हो रहा है, अब सुप्रीम कोर्ट में इनकी हियरिंग है 22 को। अब उसमें पता नहीं क्या होगा। एक उनका मुकदमा चल रहा है हाई कोर्ट में इलाहाबाद में, जिसमें उन्होंने अपील की है उस मैजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ। तो अभी तो सबसे पहला ये होना चाहिए कि नौकरी मिले किसी परिवार के सदस्य को। योगी जी से पूछा जाना चाहिए आप नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं? वो कहते हैं अगर एक को नौकरी मिल जाएगी तो फिर हम मतलब थोड़ा-सा तो खड़े हो जाएँगे और थोड़ा-सा तो इसको करेंगे, क्योंकि हम इस लड़ाई को छोड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग मर जाएँगे लेकिन इस लड़ाई को हम लोग छोड़ने वाले नहीं, ये उनका इरादा है। और जो उनकी माँ है लड़की की, वो कहती है हम लोग यहाँ इस में बंद हैं। ये 3 मर्द तो कभी-कभी खेतों में चले जाते हैं, हम लोग तो इस घर से ही नहीं निकलते। मेरे सामने तो दिन भर मेरी बेटी की तस्वीर ही घूमती है। कुछ और मैं देख नहीं सकती हूँ, कुछ और मैं सोच नहीं सकती हूँ। तो मैं इस लड़ाई को कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। वो मेरी जी, बेटी का जो टूटा हुआ शरीर मेरे सामने था, मैं उसको कैसे भुला करके समझौता कर लूँ? समझौता हम लोग नहीं करेंगे। और वो जो ओम प्रकाश है, वो कहने लगा, आज आप लोग आए तो मुझे ज्योति बसु का टाइम याद आ रहा है। अगर वैसी सरकार होती तो ये हम लोगों को नहीं झेलना पड़ता। तो उनके अंदर हिम्मत है, उनके अंदर दृढ़ता है, लेकिन उनको बहुत मदद की भी ज़रूरत है। और समाज का दायित्व है, हम लोग सबका दायित्व है कि जो कुछ हम लोग कर सकें, हम लोग करें। तो मैं यही कहना चाहती हूँ 3 बातें आखिर में। एक तो मदद वाली बात मैंने कही, हम लोग बातें बहुत करते हैं, कुछ करें। और दूसरा, इस सरकार की सच्चाई को तो समझें लोग। ये मर्यादा पुरुषोत्तम को लाने की बात कर रही है कि वो 500 साल से पता नहीं कहाँ भटक रहे थे, हम उनको लेके आ रहे हैं वापस। लेकिन ये तो मर्यादा का मतलब ही नहीं समझती है ये सरकार। और इससे जुड़े हुए लोग, ये बलात्कारियों का, अपराधियों का, हत्यारों का खुलेआम साथ देती है, उनको सुरक्षा देती है। और जो पीड़ित पक्ष है, जो बलात्कार और हिंसा का शिकार पक्ष है, उनको तो बिल्कुल अपने हाल पे छोड़ देती है कि ये समझौता करें। तो ये मर्यादा वाली सरकार नहीं है, ये मनुवादी सरकार है। यही मनुवाद का मतलब है कि अपराधी का दंड का अपराध नहीं देखा जाएगा, उसकी जात को देख करके उसको दंड सुनाया जाएगा। जिसके साथ अपराध हुआ है,
क्या उसके साथ हुआ, उसकी पीड़ा नहीं देखी जाएगी, उसकी जात को देख करके दंड का फैसला होगा। तो ये मनुवादी सरकार है, जो मनुवादी न्याय संहिता को लागू कर रही है, और इससे सबको बचना होगा, क्योंकि अगर हमने आँख बंद करके इनका साथ दिया, तो कोई नहीं बचने वाला है इस समाज में। जी। तो दोस्तों, सुभाषिनी अली जी हैं, हाथरस का आँखों देखा हाल। राम राज्य क्या होता है, इससे सबक लीजिए। और जब चुनाव आए और हिंदू कहकर आपसे वोट लेने के लिए जब लोग आए, तो ये पूरा वीडियो उस समय याद कीजिएगा, आपको पता लगेगा कि आप आखिर हिंदू के किस खाने में हैं। बाबा साहब ने लिखा था ना कि 4 मंजिला इमारत है, जो जहाँ पैदा होता है उसी में कोई सीढ़ी नहीं है, उसी दरवाजा में नहीं है। रहेगा। तो हाँ, ध्यान लेकिन ये रखिएगा भी मैं आपको चुनाव। बता दूँ, यही भी मैं बता दूँ आपको कि जो गैर दलित हैं, मान लीजिए ऊँची जात के भी हैं, सवर्ण हैं, अगर वो इस सरकार का साथ नहीं देते, तो उनको भी तरह-तरह के आक्रमण और उत्पीड़न का सामना जी, करना जी, पड़ेगा। जी, जैसे जी। दाभोलकर, जैसे पानसारे, ये सब लोग, और आज भी जो तमाम लोग भीमा कोरेगांव वाले मामले में बंद हैं, प्रबीर पूरी का इसका हमारे सामने मिसाल है, जो इनके खिलाफ है, जो इनके सब सत्य। अन्याय के खिलाफ है, वो आज खतरे में है, और खास तौर से गरीब, दलित, महिला, अल्पसंख्यक, ये तो बिल्कुल ही निशाने पर है। नहीं, दलित अगर उनके समर्थक हैं और उनके ऊपर अत्याचार होता है, तब भी सरकार उनके साथ नहीं होती। नहीं होगी, ये सब लोग, हमने ये पूछा ये नहीं, ये लेकिन ये तमाम लोगों ने वोट ये दिया है है इसकी इनको, ऐसी विडंबना, बात। बिल्कुल। ये है अरे इसकी मैं तो बता विडंबना। रही हूँ, गुजरात में जिन्होंने चंदा दिया इस मंदिर के लिए, जी, उनका जी, चंदा लौटा दिया गया कि वो हमको जी। स्वीकार नहीं है। तो यही है हालत। चलिए शुक्रिया मैम, लेकिन और दोस्तों उनकी पूरा राय वीडियो से ज़रूर देखिए, देखिए। जी, अगर वो लड़ सकते हैं, अगर बिल्किस बानो लड़ सकती हैं, तो हम लोग भी लड़ सकते हैं। ये जी, जी, असली ये बात निकल कर के आती है। जी। शुक्रिया मैम, शुक्रिया। और दोस्तों देखते रहिए, पूरा वीडियो शेयर कीजिए, और चुनाव जब आए तो ये वीडियो ज़्यादा सर्कुलेट कीजिए कि हिंदू के किस खाने में है और आपकी हैसियत क्या है। और शुक्रिया, किस देखते परिवार रहिए के वीडियो। साथ खड़े थैंक यू मैम। होइए।